ठीक है सर। अनिला जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अंशु अवस्थी जी ने भी उन्हीं इतिहासकारों की किताब पढ़ी है जिन्होंने असलियत इतिहासकारों की पढ़ी। आप वाली मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तमीज से बात करिए। तमीज से क्यों चिल्ला कौन सी किताब है आप वाली, बताइए ना। अरे कौन सी किताब है बताइए ना, कौन सी किताब है। सारी किताबें आपके खिलाफ हो गई। आपके लोग क्या झक मार रहे थे क्या? आप साल के बारे में जानकारी रखती हैं। आपके इतिहासकार एक आपने लाइन नहीं लिख पाए। अरे कोई बहुत दूर का मामला नहीं है, 50 60 70 साल पहले का ही है। तो चैनलों पर बैठकर झूठ बोलना बंद करिए। अब उन्हीं इतिहासकारों की किताबें पढ़ी। आपके इतिहासकार की किताब कौन सी है भाई? एक ने भी आपके लिए नहीं लिखा। आप समझ सकते कौन लिखता जब आप अंग्रेजों बैठाया है क्या? तो मैं उठ जाती हूँ। ठीक है अंशु अवस्थी, अगर अंग्रेजों की चर्चा कुछ भी बोलते चले जाएंगे और इनको पूरी एक सेकंड अपनी बात रखिए। अनिला जी अपनी बात रखिए। अंशु अवस्थी, हो गया सर, सवाल कर लिया आपने सीधे। ठीक है, जवाब भी सुन लेते हैं। देश की आजादी पर हजारों लाखों किताबें लिखी गई, सभी इनके खिलाफ थे। अरे इसलिए खिलाफ थे क्योंकि आप देश की आजादी के खिलाफ थे। आप अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे आपके लोग। तो क्या लिखते आपके बारे में? आपका पन्ना तो जब खोला जाएगा तो काला ही दिखेगा ना। ठीक है अंशु अवस्थी, जवाब ले ले सर, बोलिए अनिला जी। कांग्रेस पर सवाल उठाएंगी, नेहरू पर सवाल उठाएंगी। अगर आपको इन्हीं से बुलवाने तो आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। बोलिए अनिला जी। मैं अपने राष्ट्र की बात कर रही हूँ, मैं अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ लूज टॉक करने नहीं आई हूँ। और कहावत है, जो बर्तन खाली होते हैं ना वो बहुत आवाज करते हैं, जिनके पास तथ्य नहीं होते वो केवल चिल्लाते हैं, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। ये आरएसएस के विषय में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जाके इतिहास पढ़कर आइए आरएसएस का। अगर ब्रिटिशर्स के साथ आरएसएस खड़ी हुई होती तो 34 में बैन होता। वो ब्रिटिशर्स करते उसको बैन, आरएसएस को 38 में बैन करते। बोल रहे 10 साल नेहरू जी जेल में बैठकर आए। हाँ, बैठकर किताबें लिख रहे थे। सारी आवो भगत उनकी वहां होती थी। और जिसने 2-2 साल आजीवन कारावास काटा उसको कहते हैं देश का गद्दार है। ये कांग्रेस पार्टी है। एक बार भी गए अंडमान की जेल में? गए नेहरू जी? नेहरू जी गए अंडमान की जेल में? नहीं ना। उनके बाद शास्त्री जी जरूर प्रधानमंत्री बने और किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है दुनिया जानती है। मुंह ना खुलवाइए, ठीक है। और जिस पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश में आपके परिवार को राजनीति में एस्टेब्लिश किया, उसको बर्बाद करके रखा आप लोगों ने। आपको आ जाएगी कल, आप भाजपा छोड़ देंगे। इतिहास आता है न, केवल यहाँ पे बोलने के लिए चिल्लाते हैं, बिना तथ्यों पे बात करते हैं। चैनलों पर बैठकर झूठ बोलना बंद करिए। देश आपके बारे में जानता है। इतिहास पढ़कर आइए, पढ़ाई लिखाई करके आया करें। सच्चाई स्वीकार करिए। सच्चाई ये है कि इस देश के बनाने में 1% योगदान राहुल गांधी जैसे हो समझ में आता है। बीजेपी का नहीं रहा। राहुल गांधी जैसे नेता हो समझ में आता है अच्छी तरीके से। विदेशी भूमि में जाकर ये कहते हैं मेरा देश जो है वहां पर जो है अब लोकतंत्र नहीं है। पर बैठकर ताकझाट कहानियां सुनाना बंद करिए। ये चलने वाली नहीं चाचा चौधरी वाली कहानियां। देश आपकी गद्दारी क्या करें? पढ़ाई लिखाई करके कहानियां मत सुना करिए न्यूज चैनल पर बैठकर। देश जानता है। सर मुझे लगता है इतिहासकार का रुख कर लेना चाहिए। आप लोग एक दूसरे की सुनने को तो राजी नहीं है। रवि भट्ट जी हमारे साथ इतिहासकार है, बार बार इतिहास का जिक्र हो रहा है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। ठीक है रवि भट्ट जी, सुना आपने बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। हाँ, मैं अपनी बात, मेरी बात अधूरी रह गई थी। जब विभाजन की त्रासदी की बात होती है तो मैंने कहा जो सबसे बड़ा अपराधी था उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो मैं आपसे कह रहा था सर, रैटक्लिफ जो यहाँ पर आता है 8 तारीख को आता है, यहाँ पर 8 जुलाई को आता है, यानी कि और उसको केवल 5 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 5 वीक्स 35 डेज का उसको टाइम दिया जाता है कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच में वो डिवीजन की लाइन खींच दीजिए। और लाइन किस में, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान। अब मेरे को ये बताइए, जिस आदमी ने भारत की धरती पे कभी पैर नहीं रखा, भारत के बारे में कुछ जानता नहीं है, और ब्रिटिशर्स ने उसको ये उसकी क्वालिफिकेशन बना दी, ये उसको पेश किया कि इसकी क्वालिफिकेशन है कि इसने भारत कभी नहीं आया है तो ये अनबायस्ड होगा। यानी जिसने कभी कार नहीं चलाई वो सबसे अच्छी कार चलाएगा। उसको जब 5 हफ्ते का टाइम दिया जाता है और उसको क्या मुहैया कराया जाता है, क्या उसको संसाधन दिए जाते हैं जिनके बेस के ऊपर डिवीजन करेगा। उसको दिए जाते हैं मैप्स जो आउटडेटेड मैप्स होते हैं।
इसके अलावा उसको वो सेंसस रिपोर्ट कि कहां पर कितने मुस्लिम रहते हैं, कहां पर कितने हिंदू रहते हैं, कहां कितनी पॉपुलेशन है, जो सेंसस रिपोर्ट दी गई थी वो भी इनकरेक्ट थी। अब आप सोचिए, और तीसरी बात उसे कहा गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी करिए, इसके अलावा अदर फैक्टर्स, वो आपकी मर्जी है। अब आप हमको ये बताइए कि 5 हफ्ते के अंदर और 2 कमीशंस बनाए गए थे, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए, वेस्ट पाकिस्तान के लिए, जिन कमीशंस में 4 लोग थे, 2 हिंदू 2 मुसलमान, 2 इधर 2 इधर, और ये उसका हेड था। क्या ये संभव था कि 5 हफ्ते के अंदर आउटडेटेड मैप्स के बेसिस पे और इनकरेक्ट सेंसस रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करी जा सके? और जहाँ दुर्भाग्य देखिए, उस एक आदमी ने बैठ के करोड़ों आदमियों के जीवन का निर्णय उसने ले लिया, जिस और उसके ऊपर टॉप पे, इसके ऊपर भी देखिए जरा साहब, वो जो लाइन खींची गई वो उसको ऐसा सीक्रेट रखा ब्रिटिशर्स ने, और उसको वहां पर वायसराय के रेजिडेंस में वो इट वाज सीक्रेट। और 15 अगस्त को जब यहाँ पर रात को 12 बजे ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की गई थी, तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं बताई गई थी किसी को। उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है 17 तारीख को। इसका नतीजा क्या निकलता है कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कि कौन सा गांव किसके पास है, कौन सा शहर किसके पास है। इस चक्कर के अंदर जो था वहां पर दंगे भड़क गए, और दंगा जब एक बार भड़कता है तो उसका कहना चाहिए एक का फेंक दूसरे के ऊपर होता है, और एक दंगे से दूसरा चौथा ये भड़क गया। तो असली अपराधी ये था। और उसके बाद में जब रैटक्लिफ को पता लगता है, बाद में जाकर, एक में मुझे कंप्लीट करने दिए, रैटक्लिफ को बाद में पता लगता है कि उसकी वजह से करोड़ों आदमी मरे, लाखों आदमी मरे, करोड़ों बेघर हुए, तो उसने अपनी फीस नहीं ली थी इसकी। वो इतना दुखी हुआ बाद में, पर उसने बात कही, उसने कुलदीप नायर से, उसकी डेथ होती है 1977 में, पर 1976 के अंदर वो कुलदीप नायर जो जर्नलिस्ट थे, उनको एक इंटरव्यू में बात कहता मुझको उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा लोग मर जाएंगे, पर मेरी मजबूरी थी, मेरे को इतना कम टाइम और इतने कम संसाधन दिए गए थे। 60 दिन। तो असली तो इसका अपराधी जो है वो तो है आपके लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिशर्स, जिनके बारे में आप लोग बात ही नहीं करते। ठीक है। एक आखिरी कमेंट, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है, राजनीतिक विश्लेषक से मैं लेना चाहूंगी विश्वात्मा जी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जब भी एक मंच पे होंगी एक दूसरे पर सिर्फ आरोप ही लगाएंगी। किसने क्या कहा से ज्यादा जरूरी है उस वक्त क्या हुआ था, क्यों ये बड़ा फैसला लिया गया था। और इस मंच पे मेरे ख्याल से देश की हर राजनीतिक पार्टी को साथ मिलकर के आना होगा और इस पे विचार करना होगा, तभी जो अखंड भारत का एक बार फिर से नाम लिया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, आगे की सरकार की क्या रणनीति होगी वो आने वाले वक्त पर निर्भर करता है। शायद ये सपना साकार होगा जिस दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिस ओर इशारा किया जा रहा है मंच से। लोगों के जहन में जाहिर सी बात है यही सवाल होता होगा कि सरकार क्या फैसला लेने वाली है आगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अखंड भारत कांग्रेस की जितनी जरूरत है या भाजपा की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा बड़ी जरूरत भारत के लोगों की है। 140 करोड़ लोग भारत के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, मैं तो कहता हूं कुछ और पड़ोसी देश जो बर्मा के हैं, अफगानिस्तान के हैं, उनकी जरूरत है अखंड भारत। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर ये उपयोग कर सकती हैं कि वो अखंड भारत की चर्चा को अपने हित में इस्तेमाल करें और एक दूसरे को काउंटर करें, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि अखंड भारत पर गंभीरता से पूरे देश में एक डिस्कोर्स चलना चाहिए, बहस चलनी चाहिए। मेरा साफ साफ मानना है कि यूरोप के जब 27 देश यूनाइट हो सकते हैं, जो खून के प्यासे थे, अगर 27 देश यूनाइट हो सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां तक कि अन्य पड़ोसी देशों को यूनाइट होने में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत है विल पावर की। अगर ऐसा होता है तो भारत, पाकिस्तान दोनों के देशों के जो रक्षा बजट के अधिकांश पैसे फ्रांस चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, अमेरिका चला जाता है रक्षा सौदे खरीदने के चक्कर में। वो पैसा 1947 से लगातार जिस दिन से देश का बंटवारा हुआ है और हमने देखा है कि किस तरीके से शांति रही है, खास करके भारत पाकिस्तान बॉर्डर की मैं बात करूं तो। मेरे पास वक्त इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं।